नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे आजादी के इतने साल बाद भी भीमराव अंबेडकर साहब के जो कथन थे और जो उन्होंने एक सामाजिक समरसता की अलग जगाई थी, उसको लेकर के एक बयान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी ने दिया है कि आज भी दलित समाज उपेक्षित है। जिस अपेक्षा की गई थी, जो अपेक्षा संविधान के दौरान की गई थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और हम चाहे कितनी ही भी अंबेडकर जी की जयंती मनाएं, चाहे पुण्यतिथि मनाएं, उन्हें कितनी श्रद्धांजलि दें, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्हें याद किया जाता है आज भी वो अधूरा है। अगर वो सपना पूरा नहीं होता है तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लिया कि महज दलित वोट बैंक के लिए माने जाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि भी उन राजनीतिक दलों के महज एक पिछलग्गू बनकर के रह गए हैं। चलिए हम आपको सुनाएंगे कि मेघवाल जी क्या कह रहे हैं और क्या कहना है राजनीतिक दलों का। आज कहाँ समानता, कहाँ है? इधर दिखती है आपको समानता, मुझे तो नहीं दिखती। चले जाओ, आप गांव में चले जाओ, सब तरफ चले जाओ, आज भी जो है नरेगा पर जिंदा है आदमी। राजनीतिक न्याय में राजनीतिक हिस्सेदारी कहाँ है? राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। हम जो लोग यहाँ चुनकर आते हैं शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि बन के, हम अपनी पार्टियों के गुलाम हैं। हमारी पार्टी का जो है संविधान नहीं है क्या? हमारी पार्टी में टिकट बांटने की व्यवस्था है कि नहीं? और अगर पार्टी के कुछ इधर उधर हुए नहीं कि कई लोग कटते हैं, मैं अब नहीं कट पाया, जो ठीक है। कट सब जानते हैं इस बात को। बदलाव की जरूरत है, आएगा धीरे धीरे। भाई जो जिस तरह के प्रतिनिधि अभी चुनकर आ रहे हैं, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये जो हमारा प्रतिनिधि हम चुने, जो अंग्रेजों ने संविधान में उस समय व्यवस्था की थी अपने, वो महात्मा गांधी के दबाव से वो बदली गई। वो उससे बदलने से क्या हुआ कि आज जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है, 100 वोट है, 80 दूसरे 20 शेड्यूल कास्ट के, वो 20 ही शेड्यूल कास्ट के आदमी को वोट दे दे तो नहीं जीत सकता। वो 80 है ना, वो जिधर वोट देंगे वही देगा। मैंने अभी कहा ना कि एक वोट भी शेड्यूल कास्ट का मिले बिना आदमी शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जैसे ट्राइबल्स की स्थिति और है, वो इसलिए कि उनके डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में ट्राइबल्स सब जगह है अपने एरिया में, शेड्यूल कास्ट तो बिखरा हुआ है। क्या राजनीति में आरक्षण पर्याप्त नहीं है? जो आरक्षण मिला हुआ है अभी, कोटा सीटें रिजर्व है, कतई पर्याप्त नहीं है। देश की आजादी के हिसाब से जो हिस्सा मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, जो सफरेंस रही है इनको हजारों साल तक, उसका निराकरण आज भी नहीं हो रहा है। शाब्दिक दृष्टि से कुछ भी कह दें हम लोग, राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी तारीफ कर दें, लेकिन वो नहीं है। वस्तुस्थिति ये है। क्या सोचती है आरक्षण पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। अमित शाह जी का दौरा कोई फाइनल नहीं, अभी फाइनल नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति इनको संविधान प्रदत्त आरक्षण मिला हुआ है और इस संविधान प्रदत्त आरक्षण को हम उसके लगातार इसके लाभ भी देखते रहे, सब करते रहे। इसके बारे में कोई चर्चा ना तो ओपन हुई है ना कोई विषय, इसलिए इस विषय को चलाने का विषय भी नहीं है। किसी भी स्तर पर इसके विषय के ऊपर कोई पुनर्विचार की बात नहीं चल रही है। चलिए, अभी आपने सुना कैलाश मेघवाल साहब कह रहे हैं कि राजनीति में आरक्षण अभी कम है और असमानता जो समाज से खत्म होनी चाहिए थी वो खत्म नहीं हो पा रही है। व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं अभी कमी है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त दलितों के लिए संघर्ष कर रहे गोपाल डेनवाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं और भाजपा नेता पंकज मीणा हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरक्षण को लेकर के कई बार कई तरह की बहस होती है, चर्चाएं भी होती हैं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन कैलाश मेघवाल साहब का साफ कहना है कि अभी समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी या अंबेडकर जी ने जो सोच रखी थी वो अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि असमानता जो है वो समाज में कायम है और राजनीति में जो आरक्षण है वो भी कम है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा 4120 कुल विधानसभा सीटें हैं देश में, जिनमें अभी 1265 आरक्षित सीटें हैं, उसे पर्याप्त नहीं मानते हैं। और लोकसभा की 131 सीटें, 120 सीट अभी रिजर्व हैं जो 543 में से हैं। तो उनका कहना है कि इसकी समीक्षा और इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, तभी ये जो असमानता है वो दूर होगी। राजनीतिक हक जो है वो दलितों को अभी तक नहीं मिल पाया। आरक्षण जब से लागू है तब से अब तक किसी भी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो आप उठा के देख सकते हैं, उसमें
दलित गरीब उनको लेकर के, चाहे उनके उत्पीड़न की बातें हों, चाहे उनकी समानता की बातें हों, चाहे उनके जो सुविधाएं मिलती हैं उनकी रिव्यू की बातें हैं, सब कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आज भी वास्तव में जो अपेक्षा की गई थी वो नहीं और उपेक्षा हो रही है? देखिए, जहां तक है उपेक्षा की बात, तो मैं इसे अभी इस स्तर पे नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि आजादी के बाद में समाज सभी दलों ने प्रमुखता दी है और वो इन्हीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी देते हैं और उसके हिसाब से। लेकिन जहां तक अगर ये कहा जाए कि सामाजिक, सबसे बड़ी बात है कि अगर इसके दो पहलू हैं, एक तो राजनीतिक, एक सामाजिक। तो सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो आज भी अगर 70 साल बाद में किसी दलित के युवक की बिंदौरी में अगर घोड़ी पे नहीं निकाली जा सकती और उसको रोका जाता है, तो ये मालूम पड़ रहा है कि हम समाज में उसको सामाजिक वो सोच बदली नहीं, समानता मतलब नहीं दे पा रहे हैं। और जो ये संघर्ष जिस तरह का होता है, आप ये देखिएगा कि जाट और जाटव का इस साइड में, आपके भरतपुर की साइड में जो संघर्ष होता है और दूसरी जगह जो मतलब संघर्ष की टकराव की जो स्थितियां हैं, तो ये जब तक जो हमारा एक मूल उद्देश्य था आजादी के बाद में कि छुआछूत कम करेंगे, हम इसमें सामाजिक जो एक अंतर जो है, ऊंच नीच का भेद जो है वो धीरे धीरे करेंगे, इसमें कोई बात दोहराई नहीं है कि उसमें हमने प्रोग्रेस तो की है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो घटनाएं आती है, या दलित के मतलब नाक में नकेल डाल करके जिस तरह से मतलब क्या होता है उसके साथ उसे प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, तो इन चीजों पर गौर करना चाहिए। अब रहा राजनीतिक मतलब जो प्रतिनिधित्व की बात, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो मेघवाल साहब का जो स्टेटमेंट है वो उस तरह की व्यवस्था का बता रहे हैं जो बहुत ही पहले कि जैसे मतलब एक सवर्ण व्यक्ति चुना जाता था, एक आपके एसटी या एससी का जो भी सीट होती थी वैसे अलग से और चुना जाता था। वो आप शायद उनका इशारा इस तरह की, अगर ये व्यवस्था इस तरह की वापस से पूरे देश में हो जाए तो उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। इसी तरह से अगर ये इस तरह से करते हैं तो फिर बाद में एक मांग ये भी उठ सकती है, इसके रेपरकशन भी है कि अगर ये मांग उठती है तो फिर हर धर्म वाले ये कहेंगे कि साहब हमारी भी एक मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एक कहीं न कहीं विराम तो लगना ही चाहिए। जैन प्रतिनिधि कहेंगे जैन का हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, मुस्लिम कहेंगे, बौद्ध कहेंगे, सब मतलब अब इस तरह को हमें कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन देना, ये बात भी जरूरत है। और साथ साथ ही एक ये भी बात है, अब जहां तक है युवाओं को रोजगार से जुड़ी हुई बात की अगर कहा जाता है तो युवाओं में एक आक्रोश का भी आ रहा है कि आज एक टैलेंटेड व्यक्ति कहीं मतलब क्या कहता है ना, इस चीज को भी महसूस कर रहा है कि हमें मतलब ये रिजर्वेशन की वजह से हम पिछड़ते जा रहे हैं। ये कोई आक्रोश, ये जो आपने ये देखा होगा कि ये भी एक सामाजिक आक्रोश की स्थिति बन रही है। ये टकराव की स्थिति को हम कैसे टाल सकते हैं? तो पहले तो यह है कि ये समन्वय बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जो कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए। फिर तीसरा एक और बात है कि जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन का जो फायदा मिला है वो कौन, एक ही जो स्टार्टिंग में जिन्होंने फायदा ले लिया वही परिवार मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्रीमी लेयर तैयार हो रही है। तो इसके उदाहरण कई बार चर्चा आती है कि क्रीमी लेयर आरक्षित वर्ग ही इसमें कई बार इस मामले को उठाता है कि अभी क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए। जो उपेक्षित जो है या दलित जो है उनमें भी जो एक रिजर्वेशन में जो वास्तव में डिजर्व करते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन बात वही है कि मीठा पता साहब कोई थूक नहीं सकता, क्रीमी लेयर अपने आप के लिए वो तैयार नहीं होती है। कई बार इस बात को उठाई जाती है कि हक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम छोड़ने को तैयार हैं उन लोगों के लिए, लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें किसी के छोड़ने और नहीं छोड़ने का इश्यू नहीं है। और ये एक देखना होगा कि अभी किस तरह से कैलाश मेघवाल साहब का क्लू ये भी हो सकता है कि अभी भी रिजर्वेशन बेशक हमें मिला हुआ हो, लेकिन एक तबका, एक वर्ग या कुछ गांव में वो परिवार जो अभी भी बिल्कुल एक आर्थिक दृष्टि से समझे, चाहे सामाजिक दृष्टि से समझे, किसी भी तरह से जो वास्तव में बिल्कुल निचले स्तर पे हैं, उनके उत्थान की बात भी एक और इंगित वो कर रहे हैं। डैनवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए सरकारें अपने स्तर पे काम करती हैं, लेकिन एक समाज, उसका भी अपना एक दायित्व बनता है कि वास्तव में
चाहे उन्हें रिजर्वेशन मिला हो, चाहे पॉलिटिकल एजेंडे में वो आगे गए हों, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट मिला हो, लेकिन लगता है आपको कि उन लोगों का भी एक हक बनता है कि चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अपनी समाज की आवाज को मुखर कर सके हैं, या जो लोग आज भी आरक्षित वर्ग में जो उपेक्षित हैं उन्हें मूल धारा में ला सकें? क्या बनता है कि उन लोगों की भी कोई ड्यूटी है? देखिए, ऐसा है कि आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। 150 साल के संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। ये सोच के मिली थी कि हर वर्ग को समानता के साथ में न्याय और हर चीज पर मिलेगा। अच्छे से सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, और ऐसे विधायक सांसद आएंगे जो विधानसभा पार्लियामेंट में बोल सके। मगर कैलाश मेघवाल जी की बात का मैं 100% समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। आज भी राजस्थान प्रदेश के अंदर एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो समाज की आवाज बन सके। पार्टी की आवाज है वो, और समाज की आवाज नहीं बन सका। ऐसे ऐसे अन्याय होते हैं जिसमें डांगावास कांड हो, चाहे वो घनेरी कांड हो, चाहे राजस्थान के अंदर अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि छुआछूत से कांड हो, उसमें विधानसभा में बोलते ही नहीं है। यशमान की भूमिका में निभाना है। ऐसे में हमने भी अभी ऐसे में हमारे पास में विधायक और सांसदों क्या करेंगे? ऐसे विधायक सांसदों से तो न हो वो अच्छा है, क्योंकि बोलते ही नहीं हमारे पक्ष में। पार्टियों के और विशेष तौर से अपने आकाओं के गुलाम दर गुलाम रहे। और जब ऐसे में हमारे क्या स्थिति होगी? राजस्थान प्रदेश के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति है कि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर संवैधानिक आरक्षण 11 में से 11% खत्म कर दिया। कोई विधायक सांसद बोल के बता दे, बीजेपी का हो या कांग्रेस का। उदयपुर डिवीजन में 11% संवैधानिक आरक्षण में से 16 में से 11% खत्म कर दिया। कोई बोल के बता दे। कोटा के अंदर 16 में से 8% खत्म कर दिया। कोई बोल के बता दे। इवन किस में खत्म कर दिया? सभी जगह, सभी स्तर पर खत्म कर दिया। और आप नहीं मानते, आदेश लो, बीजेपी कांग्रेस दोनों का आदेश पड़ा। ऐसे में विधायक सांसद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नंबर 2, जैसे बता रहे थे कि आज जैसे हर चीज को बोलेंगे कि विधायक और सांसद, आजादी के 70 दशक बाद भी न बीजेपी में या न कांग्रेस में नेता और नेतृत्व, न नेता है न नेतृत्व है। और एक भी नेता ऐसा नहीं है कि वो ये कह सके तेरा वार्ड बंद का टिकट पक्का। इसलिए हमने आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं। डेनवाल साहब, समस्या पॉलिटिकल पार्टीज के सामने यह भी रहती है कि लंबी फहरिस्त होती है, उन्हें उनमें से चयन करना होता है। अगर एससी की सीट है तो उसमें एससी को चुनाव लड़ाना है, लेकिन मुश्किल यह है कि वास्तव में एक्स को दें, वाई को दें, जेड को दें, उन लोगों के सामने भी समस्या होती है। ये कोई समस्या किसी के पास नहीं होती। मैं एआईसीसी में सेक्रेटरी रहा हूं 2 साल 2.5 साल तक, मैंने छोड़ी है। मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा हूं, मैंने छोड़ा इसलिए कि हम सेवा तो हम करते हैं, झंडे हम लगाते हैं, नारे हम लगाते हैं, और टिकट दूसरे बांटता है। जो ऐसे को टिकट देते हैं जिनको जानते नहीं, कांग्रेस और बीजेपी। आपको संघर्ष जारी है कि आप लोग 500% संघर्ष जारी है। राजस्थान में दिखा दिया, देश में दिखा दिया, आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। अगर इसी प्रकार के हालात रहे तो ये बावड़े नहीं। आईना किसको दिखाया? कांग्रेस को दिखाया? दोनों को दिखा दिया। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ उसको? तो बीजेपी को बेनिफिट बीजेपी को हुआ। बीजेपी आप लोगों को पूरी तरह से बेनिफिट दे रहा है जिस रास्ते पे या जो सोच के चल रहे थे। ऐसा है कि हमारा जो है आज की देश की स्थिति में हमने आंख खोली थी तब से कांग्रेस देखा था। जब हमने देखा कि 70 साल बाद में इस कांग्रेस दादर मार के हमको तो बिल्कुल सुला दिया सड़क पर। ऐसी स्थिति में हमारे को वापस हमारे पवेलियन पर जाने के, हमारे समाज को संगठित करने के अलावा हमारे पास वो रास्ता पता नहीं था। ऐसे पूरे देश के अंदर हमने आज 6-7 राज्यों के अंदर हमारे पास 10 साल के अंदर मैंने एकत्रित किया। जैसे कि आप बोल रहे थे कैलाश मेघवाल साहब जब उस टाइम बीजेपी से थोड़े दरकिनार थे तो 5 साल मेरे पास बैठते थे और मेरे साथ ही चलते थे इस मुहिम में। आज ठीक है कि वो वापस अपने जाकर के अपना बैठ के, ठीक है, अच्छा है, परंतु जो कुछ कहा वो अच्छा कहा। पर आजादी के 70 दशक बाद हमारा आज भी दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज चौराहे पर खड़ा है। वो देख रहा कि हम जाएं तो जाएं कहां जाएं, कैसे जाएं? क्योंकि नेता नेतृत्व करता नहीं है, और नेता नेतृत्व करता नहीं। जैसे भाई जी ने कहा था कि अब कल जैन भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, वो बोलेंगे, सब बोलेंगे। जिसकी जनसंख्या जितनी है उसको दे दो ना, हम कहां मना करते हैं। हमारे को तो जो हमारा जो आरक्षण था उसको लेके बग्या कोई बोल नहीं रहा। हमारा जो आरक्षण है, संवैधानिक आरक्षण है, वो लेके बग्या को बोल रहा, ना कांग्रेस बोले, न बीजेपी बोल रही, बिल्कुल बिल्डिंग करा रखा।
आरक्षण कौन लेके भग गया, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कौन लेके भग गया आरक्षण को? ऐसा है, उदयपुर डिवीजन में 72% ट्राइबल है, उसमें से 45%, 16% में से 11% हमारा काट के दे दिया ट्राइबल्स को, जबकि देना चाहिए 73%। और जहां वो 73% ट्राइबल है, 10% एससी है 83, और 10% बोरा मुसलमान है 93, और 2-3% जनरल कास्ट के लोग हैं XYZ, मगर 50% आरक्षण दे रखा है, हमारा दे देगा। हमारा लड़का 70% नंबर लाता है तो चपरासी नहीं मिलती, और स्वर्ण कास्ट का लड़का अगर 30% नंबर लाता है तो चपरासी बनता है। आपके सामने उदाहरण 1000 उदाहरण आपके सामने बैठे बैठे बता सकता हूं, और ऐसे ही हालात कोटा के अंदर है। नहीं, ये आप लेकिन अलग बात बता रहे हो। ये अभी महेश जी यही बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं आरक्षण की वजह से टैलेंट जो है उसको लेकर के भी कई बार विचार करते हैं लोग कि एक 30%, एक 70%। खैर चलिए, वो भी एक अलग इश्यू है कि जो व्यवस्था संवैधानिक दायरे में की हुई है वो उसे फॉलो करना चाहिए। मैं वापस आपके पास में आऊंगा। मैं पंकज जी आपसे जानना चाहूंगा कि मेघवाल साहब ने कहा है कि ST SC के जो जनप्रतिनिधि होते हैं या चाहे अच्छी जगह पे बैठे हुए वो लोग जो राजनीतिक दलों में अपने एक पहचान रखते हैं, लेकिन महज एक पिछ लग्गू की भूमिका बना करके रह गए, उनकी आवाज को सुनता नहीं है, और या फिर ऐसे आवाज वो नहीं बना पा रहे हैं जिसकी वजह से कहा जा सके कि वास्तव में अभी भी समाज को जो उत्थान के रास्ते पर ले जाया जाना चाहिए उसकी आवाज बन सके। देखिए, जैसे अभी डेनवाल साहब ने बताया, आजादी को 70 वर्ष हो गए। अगर 70 वर्ष के पहले के परिदृश्य को देखें और आज के परिदृश्य को देखें तो निश्चित रूप से हम सब लोग स्वीकार करेंगे कि इसमें परिवर्तन आया है, एक सुधार थोड़ा सा नजर आया। हो सकता है किसी की अपेक्षा के अनुसार कम नजर आया हो, किसी की अपेक्षा के अनुसार ज्यादा नजर आया हो, पर सुधार नजर आया है। परंतु ये हमारा, मैं इसको इस तरह कहना चाहूंगा कि देश का दुर्भाग्य रहेगा कि 70 साल की आजादी के दौरान, आजादी के बाद में एक राजनीतिक दल का, और एक राजनीतिक दल का नहीं, एक परिवार का शासन रहा, जिन्होंने ST या SC जो वंचित वर्ग है उनको अपने एक तरह से वोट बैंक की राजनीति में उनको अपना जेब में रखा, उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी उसको आगे आने नहीं दिया गया। तो उसका दुष्परिणाम हमने भुगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब से भाजपा आज देश के परिदृश्य में आई है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और उसको नारे को चरित्रार्थ करके दिखाया उन्होंने। अगर इसका एक छोटा सा उदाहरण देखें, यूपी का अगर अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हैं वहां हमने प्रदेश अध्यक्ष एक वंचित वर्ग के व्यक्ति को बनाया, और उस वंचित वर्ग के व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा दिखाई कि हाँ मुझ में कुछ दम है, और उस दम पे उसका हमको परिणाम मिला। आज वो वहां के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। तो जब से भाजपा इस परिदृश्य में आई है, भाजपा ने जब से इस लेके काम करना शुरू किया, निश्चित रूप से इसके परिणाम आने लगे हैं। चलिए, तो अभी आपको लगता है कि, लेकिन मेघवाल साहब तो कह रहे हैं कि हम ये लगातार देख रहे हैं कि पिछलग्गू की भूमिका निभा रहे हैं केवल बस ST और SC के नेता। उनका अनुभव कुछ एक लोगों को लेकर रहा होगा, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ST SC से बहुत अच्छे अच्छे नेता निकले हैं। भाजपा से की अगर मैं बात करूं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण जी, SC वर्ग से रहे हैं, उन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, ऐसी बात नहीं है। चलिए अर्चना जी, सवाल यह है कि अंबेडकर जी की जयंती हर बार मनाई जाती है और प्रासंगिक है आज भी अंबेडकर, बट सवाल यह है कि क्या वास्तव में जिस मकसद के साथ में उन्होंने जो सोच रखी थी, रिजर्वेशन एक इश्यू नहीं है, रिजर्वेशन एक उन्होंने एक पहल की थी कि भाई जो दलित वर्ग है या जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए वो एक समानता के साथ में समान स्थिति में आ सके। हालांकि आरक्षण भी कोई नया स्थिति नहीं है, मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों के जमाने से भी उस समय भी स्थितियां की हुई थी, पॉलिटिकल आरक्षण भी उस वक्त हुआ करता था। लेकिन अभी उन्होंने जो भूमिका की, कैलाश मेघवाल साहब आज भी उन्हें लगता है कि उपेक्षित हैं, और राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि उनकी इच्छा शक्ति रही नहीं कि दलित वर्ग को कभी बिल्कुल समानता और समान अधिकार उसे मिल सके या मूलधारा में लाया जा सके। देखिए योगेंद्र जी, इसको बार बार रिपीट करने से तो कोई औचित्य नहीं होगा कि रिजर्वेशन का कारण क्या था कि वंचित तबके को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और यही मंतव्य चाहे अंग्रेजों के जमाने में रहा हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद हमारा मानस रहा हो, या बाबा साहब का रहा हो, या गांधी जी का, ये उद्देश्य रहा। लेकिन जहां तक मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की मैंने उनका जो बयान सुना, उसमें दो बातें मुझे समझ में आई जो कहना चाह रहे थे। एक तो वो जो सामाजिक रूप से जो असमानता व्याप्त है उसकी ओर इशारा कर रहे थे कि चाहे हमने कितना भी रिजर्वेशन कर लिया हो, पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में किया हो, नौकरियों के क्षेत्र में किया, राजनीतिक क्षेत्र में, तब भी वो जो असमानता है वो कई जगह इस प्रकार से मुखर होकर के आती है कि वो सारे किए धरे जो प्रयास होते हैं उसे पानी फेर देते हैं।
चाहे वो दूल्हे की घोड़ी पर निकासी निकालने की बात हो या दलित को कुएं से पानी भरवाने की बात हो। और इसमें कोई संशय भी नहीं है कि जितने भी काम होते हैं, चाहे मकान बनाने का काम हो, कुआं खोदने का काम हो, ये सभी ये जातियां करती हैं। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उनकी एक्सेस पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि ये संकीर्ण सोच आज भी व्याप्त है। शायद उनका इशारा इसकी ओर था। और असमानता को लेकर उन्होंने शायद मनरेगा को भी कोट किया था कि आज भी उसके आधार पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो भी एक कह सकते हैं कि अपनी आजीविका का एक सुनिश्चितता का एक माध्यम था जो यूपीए गवर्नमेंट लेकर। हालांकि मैं इस समय किसी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो मुझे उसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी देखने को मिला। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमने क्या किया उन चीजों को अर्जित करने के लिए कि सबका साथ सबका विकास, हमने हिंदुआइजेशन कर दिया। जातियों को एकत्रित करना एक जगह और उसके आधार पर अपने राजनीतिक लक्ष्य साधना, ये तो कर लिया। लेकिन उस असमानता को कैसे पाटा जाएगा, जो अभी इन्होंने बात की उसमें मैं कुछ इनकी बात से मैं मुझे जो समझ में आया, उनका कहने का तात्पर्य कि ट्राइबल सब रीजन में जहाँ रिजर्वेशन होता है उसमें जनरल कास्ट के लिए भी कुछ रिजर्वेशन उस क्राइटेरिया में करते हैं। तो अगर आबादी के अनुसार वहां पर वो लोग है नहीं, तो फिर ऐसे आधार पर उस चीज को कंसीडर किया जाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये अगर विसंगतियां हैं तो इन विसंगतियों को उठाएगा कौन? जो इस क्षेत्र से जीतकर जनप्रतिनिधि आते हैं। अब आस्थाएं जब पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं तो समाज के नेता नहीं, पार्टी विशेष के प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं। और जो जनता उनको जिताकर भेजती है वो इस आकांक्षा के साथ भेजती है कि जब ये किसी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था तो उनकी बात को वो जाकर के संसद में या विधानसभा में रखेगा। लेकिन होता क्या है कि निष्ठाएं पार्टी की प्रति हो जाती है। ये शायद उनका मंतव्य रहा। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें कि सचमुच निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता होती है। और इस समय समाज उम्मीद करता है कि जिस प्रतिनिधि को हमने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा वो कम से कम उस समय समाज की में जो उद्वेलन है या यूं कह सकते हैं जो उसकी पीड़ा है या उसे न्याय मिलना चाहिए उसे उठाए। लेकिन वो अपनी पार्टी प्रतिबद्धता के कारण कई बार नहीं कर पाते। लेकिन इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए जो साफगोई के साथ अपनी बात रखते हैं। कुछ लोग कार्यकर्ताओं की बात को रखते हैं, उसको भी पार्टी की अनुशासनहीनता करार देने का लोग प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग समाज विशेष की, अब समाज की बात आप जब रख रहे हैं जब आपको लगता है कि वो वंचित है, आज भी उसके बहुत सारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। मान लीजिए आप राजस्थान के परिदृश्य में बात करें आज, तो राजस्थान एक बहुत शर्मसार स्थिति के साथ SC/ST एट्रॉसिटीज के मामले में आज पहले नंबर पर पूरे देश में आ गया। लेकिन जब इस बात को उजागर किया जाता है आंकड़ों के साथ, तो खुद NCRB का डेटा इस चीज को प्रकट करता है, उसके बाद भी स्वीकार्यता नहीं हो सकता में, तो ये बड़ा प्रश्न होता है। फिर उस समय ऐसे नेता जो इस समय सत्ता में भागीदार है और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी चुप्पी इस चीज पर बड़ा प्रश्न। अर्चना जी देखिए, इसका एक राजनीतिक कारण होगा। अभी जैसे पंकज जी ने सवाल खड़ा किया कि इतने साल से कोई एक राजनीतिक दल, इशारा कांग्रेस की ओर था, कांग्रेस में भी गांधी परिवार की ओर उनका इशारा था। एक राजनीतिक हम कहें कि एक भूचाल रहा हो, चाहे राजनीतिक सेवा की बात रही हो, दलितों को लेकर के, वोट को लेकर के, तो हमेशा वास्तव में उन्हें हथियार की तरह बनाया गया। अगर कोई बात भी हुई तो उसे कहा कि राजनीतिक भूचाल आ गया। लेकिन वास्तव में जो उन्हें हक मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल पाया? वैसे वजह क्या है? या तो महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं या फिर वास्तव में हक नहीं मिला उन्हें, कोई तो ऐसी वजह है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कैलाश मेघवाल साहब ने कहा कि अगर रिजर्वेशन की सीट पे अगर सीट मिलती भी है तो ये संविधान के दायरे के तहत मिल रही है, राजनीतिक दलों का कोई एहसान नहीं है उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा उनकी ये भी है कि जो लोग जीत करके जाते हैं उस समाज के, वो भी मूक दर्शक बनकर के बैठ जाते हैं, जो डेनवाल साहब ने भी इस बात को उठाया। अभी देखिए योगेन जी, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि यदि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि दलित या दमित तबका जो उसके लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाता। इसमें तो कोई संशय नहीं। और इसका उदाहरण मैं इस प्रकार से प्रस्तुत करूंगी